सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जो कि हमने दो अलग अलग पोजीशन में, दो अलग अलग सिचुएशन में फाइंड किया था। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, और सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटर ऑफ डायपोल। इस वीडियो में उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट है, तो उस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो पहले बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक ऐसा फील्ड होता है जो किसी चार्ज के चारों ओर होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई चार्ज है, प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी है, तो किसी चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड, जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर एक चार्ज का अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइंस से। उन लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस चार्ज से बाहर की ओर होती है और माइनस चार्ज के अंदर की ओर होती है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई प्लस चार्ज है और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे हम किसी दूसरे चार्ज को बाहर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड, जिसमें कोई अदर चार्ज लाने पर वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड को लाइन से डिनोट किया जाता है, और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटने लगेगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट ले लें, ए और बी, तो चार्ज से पॉइंट बी की डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि चार्ज से पॉइंट ए की डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और डिस्टेंस ज्यादा होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। लेकिन अगर हम एक ऐसा करें कि हम कुछ पॉइंट्स और ले लें, जैसे कि सी और डी, और ये जो सी और डी पॉइंट है ये ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर है जितनी डिस्टेंस पर ए है। तो डिस्टेंस बढ़ने पर इंटेंसिटी घटती है, डिस्टेंस कम होने पर इंटेंसिटी बढ़ती है। लेकिन डिस्टेंस अगर यूनिफॉर्म रहे तो इंटेंसिटी ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। मतलब अगर ये तीनों पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो इन तीनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी इक्वल होगी। वो सभी पॉइंट्स जिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है, तो अगर हम उन सबको एक लाइन से ड्रॉ कर दें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर पॉइंट पर इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम चार्ज से दो अलग अलग डिस्टेंस पर कोई दो अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, तो दोनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। मतलब ए और बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, जबकि ए, सी और डी, इन तीनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज है और एक दूसरा माइनस चार्ज है, तो जब एक प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के पास होते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे एक पैटर्न बनता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। ये कुछ ऐसा पैटर्न होता है। इस पैटर्न पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें, तो इस पैटर्न में जो लाइंस जो है पास, चार्ज के पास में है, जैसे कि ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, तो इन लाइन के बीच जो गैप होता है ना, वो सभी जगहों पर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी की लाइंस अगर लेंगे, तो वहां पर अलग अलग जगहों पर जो गैप होता है वो अलग अलग होता है। दो लाइंस जिनमें हर एक प्लेस पर उनके बीच गैप समान हो, उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर जो है ना, गैप ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल लाइंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट
इक्वल होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो एक ऐसा फील्ड जहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर हो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइंस से शो किया जाता है। तो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट है, तो उस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड करना है। अब थोड़ा टॉर्क को डिस्कस कर लेते हैं, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो है एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है। किस तरह से, जैसे कि मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएंगे, जैसे कि इसके दो एंड हैं, तो इस पर अगर हम एक फोर्स लगाएंगे इसी एक एंड पर, जैसे इस वाले एंड पर, तो ये वाला जो एंड है ना, ये अपने आप ही एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन, जैसे कि ये वाला फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो ये एंड ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो जब किसी एक ऑब्जेक्ट के एक सिरे पर कोई एक फोर्स लगता है, तो उस ऑब्जेक्ट का दूसरा सिरा भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिस फोर्स की डायरेक्शन इस वाले फोर्स के ऑपोजिट होती है। इन दोनों फोर्स को मिलाकर कहते हैं कपल ऑफ फोर्स, मतलब ये दोनों कपल ऑफ फोर्सेस हैं। और जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक कपल ऑफ फोर्स वर्क करता है जिसमें उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो वो ऑब्जेक्ट ना अपनी पोजीशन पर इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देती है। और एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क जो है एक कपल ऑफ फोर्स है, मतलब इसमें दो फोर्स एक साथ वर्क करते हैं जिससे ऑब्जेक्ट जो है रोटेट होने लगती है। ठीक है। तो हमारे पास जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बराबर होता है। और इस फील्ड को शो किया जाता है पैरेलल लाइंस से। क्लियर। तो मान लेते हैं कि ये जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इसमें लाइंस पैरेलल में। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से नोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें अपनी एक डायरेक्शन होगी जो कि इस ओर है। और इसमें जो है ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं इसमें जो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट है। ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर टू अपोजिट चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर होते हैं, और इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं 2l से। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये 2l है। इसके एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज है और एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज है। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर प्रेजेंट है। हमें इस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं कि टॉर्क किस तरह से इस पर लगेगा। तो क्योंकि टॉर्क जो होता है हमेशा कपल ऑफ फोर्सेस की फॉर्म में लगता है, एक ही ऑब्जेक्ट पर जब दो फोर्स एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का प्रयास करते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो इस पर लगने वाले में टॉर्क का डेरिवेशन फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं इस पर किस तरह से कपल ऑफ फोर्सेस, मतलब दो अलग अलग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है, तो चार्ज का अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं ई से। तो जैसे कि ये एक चार्ज है और इस चार्ज का इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं ई से। अब एक चार्ज है क्यू नॉट जिसको हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं। तो जैसे हम किसी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर लाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई चार्ज क्यू पर एक फोर्स अप्लाई करता है दैट इज क्यू ई, और इसे नोट करते हैं एफ से। मतलब जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसमें कोई चार्ज जो है मूव करेगा, स्टैटिक होगा, मतलब कोई चार्ज उसमें एंट्री करेगा, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस चार्ज पर एक फोर्स लगाता है क्यू ई। तो जैसे कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कितने चार्ज प्रेजेंट है, टू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो क्योंकि इसमें चार्ज क्यू प्रेजेंट है तो ई चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा क्यू ई।
तो क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो मान लेते हैं इस प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाले इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आगे की ओर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्यू ई, आगे की ओर। तो ठीक उसी तरह से इसका जो एक दूसरा एंड है उस पर एक फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर प्लस क्यू पर आगे की ओर फोर्स लग रहा है तो माइनस क्यू पर पीछे की ओर फोर्स लगेगा, और ये दोनों फोर्स मिलकर एक कपल ऑफ फोर्स बन जाएंगे। और जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक कपल ऑफ फोर्स वर्क करता है जिसमें दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगती है, और किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो हमें इस पर लगने वाला टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, टॉर्क टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्टिंग लाइंस ऑफ फोर्सेस। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्टिंग लाइन ऑफ फोर्सेस। तो अगर बात करें टॉर्क की तो टॉर्क को डिनोट करते हैं टो से, दैट इज ए ग्रीक लेटर। फोर्स जो होता है उसे डिनोट करते हैं एफ से। और अब आगे बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्टिंग लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्टिंग लाइन ऑफ फोर्सेस। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स जब हम एक्स के एक एंड पर लगाते हैं तो दूसरा एंड अपने आप ही एक ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। तो अब ये एक्टिंग लाइन ऑफ फोर्स क्या है, जैसे कि जब हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला फोर्स, तो इस एंड पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब नीचे की ओर एक फोर्स है, दूसरा फोर्स ऊपर की ओर है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन को हम एक लाइन से नोट करते हैं इस तरह से ना, जो नीचे की ओर होगी। तो ये तो इस फोर्स की एक्टिंग लाइन है, जबकि इस एंड पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है, तो उसके लिए हम ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इस फोर्स की एक्टिंग लाइन है। तो एक एक्टिंग लाइन और दूसरी एक्टिंग लाइन, और ये जो एक्सिस है ये इन एक्टिंग लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर है। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये इन एक्टिंग लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक उसी तरह से जैसे कि ये एक एक्टिंग लाइन है और ये एक एक्टिंग लाइन है, तो अगर हम इस एक्टिंग लाइन को थोड़ा पीछे बढ़ा दें तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी, क्योंकि ये यहाँ पर भी 90 डिग्री के एंगल पर है और यहाँ पर भी 90 डिग्री के एंगल पर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो ये वाली हो जाएगी। इसको मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। और मान लेते हैं डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल बना रहा है थीटा। तो फोर्स तो होता है एफ, एक्टिंग लाइन फोर्स, फर्स्ट एक्टिंग लाइन, सेकंड एक्टिंग लाइन और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्टिंग लाइन ऑफ फोर्सेस जो कि है बीसी, तो यहाँ पर राइट करेंगे बीसी। अब ये जो बीसी है ये ट्राइंगल एबीसी में जो है परपेंडिकुलर है, तो अब हम इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसमें हाइपोटेनस गिवन है 2l, तो हम हाइपोटेनस की हेल्प से परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो जब किसी ट्राइंगल में एक एंगल गिवन हो और हाइपोटेनस गिवन हो और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो देर आर टोटल टोटल 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन, और साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि हमें हाइपोटेनस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर जो है वो है बीसी। तो अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे साइन थीटा तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है बीसी और जो हाइपोटेनस है वो है एसी। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे बीसी तो जो एसी है ना वो साइन थीटा की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एसी साइन थीटा। बीसी इक्वल एसी, ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो है 2l, तो यहाँ पर आएगा 2l साइन थीटा। बीसी की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे टो इक्वल एफ इंटू बीसी में, तो टो एसी रहेगा। तो एफ जो कि होता है क्यू ई, तो एफ के प्लेस पर राइट करेंगे क्यू ई, इनटू में है बीसी, तो बीसी की वैल्यू क्या है 2l साइन थीटा, तो यहाँ पर राइट करेंगे 2l साइन थीटा।
टो इक्वल, इसको आप राइट कर सकते हैं क्यू, इसमें ई तो अलग कर लेंगे, और ये जो क्यू और साथ में 12 है ना, इसको अलग कर लेंगे, क्यू इंटू 12 और आगे ई साइन थीटा। तो जो क्यू इंटू 12 होता है, क्यू इंटू 12 क्या होता है, क्यू इंटू 12 होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसे पी से नोट करते हैं। तो टो इक्वल यहां पर आ जाएगा पी, साथ में आ जाएगा ई और आ जाएगा साइन थीटा। अब जिस तरह से फोर्स जो है, एक फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों एक्टिंग लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर है, मींस इसमें जो फोर्स क्यू ई है और जो डिस्टेंस 12 है, ये दोनों वेक्टर है। और फाइनली सोल्व करने के बाद जो आ रहा है पी और ई, जिसमें पी भी वेक्टर है और ई भी वेक्टर है, और साथ में है साइन थीटा। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनको हम दो तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम करते हैं ए डॉट बी, तो होता है ए बी साइन ए बी कोस थीटा। अगर ए बी कोस थीटा है तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। और अगर लिखा है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। मतलब अगर ए बी साइन थीटा आ रहा है तो इसका मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब जब हम दो वेक्टर का ए डॉट बी करते हैं, तो जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, जबकि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हैं तो जो क्वांटिटी होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो जो ए बी साइन थीटा है वो बनेगा ए क्रॉस बी से। मतलब क्या है, जो ए बी साइन थीटा है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टो इक्वल है पी ई साइन थीटा। अगर हम पी को ए और ई को बी मान लें, तो ये ए बी साइन थीटा करके लिखा है, और ए बी साइन थीटा इक्वल क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो पी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। और जो क्रॉस होता है वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो टो है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इस फॉर्मूले का वेक्टर रूप है, वेक्टर फॉर्म। और ये जो है टॉर्क का डेरिवेशन है, टो इक्वल पी साइन थीटा, जिसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पी इस इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की एक्सिस के बीच का एंगल है, और यहाँ पर टो है टॉर्क ऑन द डायपोल। तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल प्रेजेंट है, तो उस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला होगा टो इक्वल पी साइन थीटा। और इसी फॉर्मूले को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि टो जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टो हो जाएगा पी क्रॉस ई। अब यहाँ से हम इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो बहुत इजी है। टो की यूनिट पी और ई की यूनिट से बनेगी। पी होता है क्यू इंटू 12, और जो ई होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू की यूनिट कुलाम, और 12 जो है ये है मीटर। ई क्यू पी इक्वल क्यू इंटू 12, तो ये तो हो गया कुलाम मीटर। ई इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की यूनिट न्यूटन, और क्यू नॉट की जो यूनिट है वो है कुलाम। तो कुलाम से कुलाम कैंसिल, तो फाइनली से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर। मतलब टॉर्क की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाले टॉर्क की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर जो है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से है पहला केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि ये जो डायपोल है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंगल थीटा पर रखा है, इसको अगर हम रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आए, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का जो एंगल होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा जीरो। तो अगर हम थीटा इक्वल जीरो लगाएं, मतलब अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो, तो थीटा इक्वल हो जाएगा जीरो। तो इक्वल है पी साइन थीटा, तो टो इक्वल हो जाएगा पीई साइन थीटा में थीटा जीरो, तो ये हो जाएगा साइन जीरो, और साइन जीरो होता है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। मतलब जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी की डायरेक्शन में रखा होता है, तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है दैट इज जीरो, वो जीरो होता है। नेक्स्ट केस सेकंड। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि
ये जो डायपोल है ना, इसको हम 0 डिग्री पर रखकर अगर हम 90 डिग्री पर ले जाएं, परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा रख दें इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, डायपोल को हम ऐसे करके रख दें, तो उस सिचुएशन में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर हम इस फॉर्मूले में थीटा 90 लगाएंगे तो टो इक्वल हो जाएगा पीई साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टो इक्वल हो जाएगा पीई। मतलब परपेंडिकुलर केस में लगने वाला टॉर्क फॉर्मूला होगा टो इक्वल पीई, जबकि दोनों जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो टो इक्वल हो जाएगा 0। और भी हम अलग अलग एंगल्स पर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड डेरिवेशंस थे वो कंप्लीट हो गई हैं। देयर आर 3 डेरिवेशंस इन दिस चैप्टर विद रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटर ऑफ डायपोल। और थर्ड होता है टॉर्क ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल वाले टॉपिक फिनिश हो गए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए हमें एक चार्ज लेना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हर एक चार्ज का उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो जब हम किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हैं। और ये जो लाइंस होती है ना, प्लस से बाहर की ओर और माइनस से अंदर की ओर होती हैं। और इन लाइन के बीच हमें कुछ गैप दिखाई देता है जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है। तो इस गैप का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पर है। लेकिन हम अगर लाइंस अगर लगातार खींचते रहें तो बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी, इसलिए हम सिर्फ कुछ ही लाइन ड्रॉ करते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इन सभी पोजीशन में होता है। जैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दें ना, और लाइंस का के बीच गैप कम होने लगे, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम इस डायग्राम का एक फोटो क्लिक कर लें और उसको जूम करेंगे तो हमें वो गैप फिर से बड़ा दिखने लगेगा, और उस गैप में हम और भी बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी चार्ज के चारों ओर जो फील्ड होता है ना, उस फील्ड के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जरूरी नहीं है कि अगर हम गैप बनाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इन सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम ऐसा करें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया ले लें, एरिया इस तरह से हमने एक एरिया ले लिया, इसकी लेंथ है और विड्थ है। मतलब 2 डायमेंशनल कोई भी एरिया ले सकते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी, या किसी इंडेफिनिट शेप का कोई भी एरिया। तो जब हम कोई एरिया लेते हैं तो इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। मतलब ये जो एरिया है ना, अब इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, या हम ये कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई एरिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस मेजरमेंट का मतलब क्या है? हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइंस तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। अगर हम ये चाहें कि हम ये काउंट कर लें कि कितनी लाइंस हैं, जैसे कि इस एरिया में कुछ लाइंस दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये नहीं इसमें सिर्फ 6 लाइंस हैं, इसमें हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जो है ना, हम लाइंस का एग्जैक्ट नंबर तो काउंट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट कितनी लाइंस पास हो रही हैं। लेकिन हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर हम दो अलग अलग एरियाज ले लें तो उनमें जो है ना, हम कंपेयर जरूर कर सकते हैं कि किससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही होंगी। जैसे कि जो बड़ा एरिया है उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, जबकि जो छोटा एरिया है उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। तो इसका मतलब यह है कि छोटे वाले एरिया का जो फ्लक्स है वो कम है, और बड़े वाले एरिया का जो फ्लक्स है वो ज्यादा है। मतलब फ्लक्स जो होता है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करता है।
मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मेजरमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइंस काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मेजरमेंट होता है, गुजरने वाली लाइंस की माप को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स होता है इसे फाई से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी ई है और ये जो एरिया है ये ए है। तो थोड़ा इस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एरिया होता है ना, ये सिंपल एरिया की तरह नहीं होता। जैसे कि एरिया जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या चीज़ है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एरिया है, वो एरिया चाहे किसी भी शेप और साइज का हो, डजेंट मैटर। तो अगर हमारे पास कोई एरिया है, मान लेते हैं हमारे पास जो है कोई बुक है और उस बुक पर एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लें। मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये एक एरिया है, तो इस एरिया को अगर मैं ऐसे करके रखता हूँ तो इसकी जो डायरेक्शन है वो सामने की ओर है। तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि सामने की ओर होगी। अगर हम इसको ऐसे करके रखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और इसको हम ऐसे करके रखेंगे तो इसकी डायरेक्शन राइट की ओर है। मतलब हर एक एरिया की अपनी एक डायरेक्शन होती है, और एक ऐसा एरिया जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी डायरेक्शन भी उसमें शो की जाती है, उसे कहते हैं एरिया वेक्टर। तो ये जो है ना एक एरिया वेक्टर है, मतलब ये है तो एरिया लेकिन एक वेक्टर है, क्योंकि इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस पर खींचे गए परपेंडिकुलर की डायरेक्शन होती है। मान लो कि अगर हम इस तरह से ये जो एरिया है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ना ये इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, और ये दोनों एक दूसरे से एक एंगल बना रहे हैं थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो सिंपल एरिया नहीं है, वो एक एरिया वेक्टर है, तो इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करता है। तो नंबर तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए और बी, तो इनको हम स्केलर और वेक्टर दोनों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम इनको लिखेंगे ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कोस थीटा, और अगर हम इनको लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो बनने वाली क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि फ्लक्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करता है, और एक नंबर जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स है ना ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो ना इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट से बनेगा, ई और ए के स्केलर प्रोडक्ट से। तो हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब अगर हम इनको डॉट साइन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा। थीटा जो है ना ई और ए के बीच का एंगल। फिलहाल ये जो है एक बड़ा एरिया है। अगर हम ऐसा करें कि बड़े एरिया का एक स्मॉल कंपोनेंट ले लें तो इसको कहते हैं एरिया वेक्टर कंपोनेंट। अगर हम एक छोटा सा कंपोनेंट ले लें तो एक बड़े एरिया का को तो ए से डिनोट करते हैं, लेकिन जो एक छोटा कंपोनेंट होता है ना उसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो छोटा एरिया होता है उसको डिनोट करते हैं डीएस से, साथ में कोस थीटा। और क्योंकि अब हमने एरिया को बड़े से छोटा कर दिया तो फ्लक्स भी ना बड़े से छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फाई। अब अगर हमें जो है टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स, हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह के फ्लक्सेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और टोटल फ्लक्स को नोट करेंगे फाई से, तो फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई। तो फाई इक्वल इंटीग्रेशन डी फाई जो है वो है ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं फाई इक्वल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। इस तरह से भी हम इसे राइट कर सकते हैं। ये इसका एक स्मॉल कंपोनेंट का फ्लक्स है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस तरह के छोटे छोटे कंपोनेंट मिलकर पूरा एरिया बना लेंगे, तो ये पूरे एरिया का फ्लक्स है। तो हम फ्लक्स को जो है ना दो अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल होता है ई डॉट डी एस, और एक होता है ई ए कोस थीटा, या इसको हम ये भी कह सकते हैं फाई इक्वल ई डी एस कोस थीटा। तो ये दो अलग अलग फॉर्म है, ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है, जबकि ये जो है एक बड़ा एरिया की फॉर्म में है, जबकि ये एक स्मॉल एरिया की फॉर्म में। क्लियर? ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लक्स की यूनिट की। इस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो फ्लक्स की यूनिट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फाई इक्वल ई ए, जिसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड है
इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, और ए एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो यूनिट है वो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब ये जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है। तो एक बार और फिर से बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो हर एक चार्ज का उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसे लाइंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई एक एरिया ले लें तो उस एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसे फाई से डिनोट करते हैं। और ये जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया ए का एक स्केलर प्रोडक्ट होता है ए बी कोस थीटा, इसलिए इसको राइट करते हैं ई ए कोस थीटा, क्योंकि ये जो ना ई और ए का स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, जैसे कि अगर हम बात करें सिर्फ डेंसिटी की, तो डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं और अभी तक हम पढ़ते आए हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी के इस फॉर्मूले में मास होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं, वैसे तो हम इसको डेंसिटी ही कहते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मास है तो इसको हम कह सकते हैं मास डेंसिटी, मतलब मास वाली डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, मतलब किसी सब्सटेंस के एक यूनिट वॉल्यूम के मास को कहते हैं डेंसिटी। तो ठीक उसी तरह से चार्ज डेंसिटी क्या होगी, किसी ऑब्जेक्ट के एक यूनिट मेजरमेंट के, वो मेजरमेंट जो है तीन अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम। तो अगर हम जैसे लेंथ ले रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट की यूनिट लेंथ का जो चार्ज होता है उसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों है तो उसका हम एरिया मेजर कर सकते हैं। तो उस एरिया में अगर किसी उस ऑब्जेक्ट का हम एक यूनिट एरिया ले लें तो उस यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा उसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसका अपना एक वॉल्यूम होगा, तो उसमें से हम एक यूनिट वॉल्यूम ले लें तो उस यूनिट वॉल्यूम का जो चार्ज होगा उसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। मतलब जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, ये थ्री टाइप्स की होती है। अगर हमारे पास जो है एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी एक लेंथ है एल और उस पर प्रेजेंट चार्ज क्यू है, तो जिस तरह से मास पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है डेंसिटी, तो ठीक उसी तरह से चार्ज पर यूनिट लेंथ कहलाती है लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। ये जो लेमडा होता है ना, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब किसी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की यूनिट लेंथ का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे लेमडा से नोट करते हैं। इसकी अगर यूनिट राइट करेंगे तो चार्ज की यूनिट कूलाम, लेंथ की यूनिट मीटर, तो कूलाम पर मीटर। नेक्स्ट, जिस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसी तरह से होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ के साथ साथ विड्थ भी है, जरूरी नहीं है स्क्वायर शेप में होगी, क्वाड्रिलेटरल होगा, ये सर्कल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, बस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, तो इसका अपना एक एरिया होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया का जो चार्ज होता है क्यू अपॉन है, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको सिग्मा से नोट करते हैं। सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन है। ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो डेरिवेशन हम आगे डिस्कस करेंगे उनके लिए। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे कि हम एक स्फेयर ले सकते हैं, एक क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका अपना एक वॉल्यूम होगा, तो इसके यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको नोट करते हैं रो से। तीन फॉर्मूले हो गए। अभी हम जो है सब इन तीनों फॉर्मूलों में लेमडा इक्वल क्यू अपॉन एल, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए और रो इक्वल क्यू अपॉन वी में अब हम इस फॉर्मूले की यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी, यहाँ पर सिग्मा की यूनिट होगी, वो होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर।
इसी तरह से यहाँ पर रो की यूनिट होगी, वो होगी कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है। ये इन तीनों चीज़ों की यूनिट है। तो अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करके पढ़ेंगे। तो आगे की जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर?